शीतलपुर गांव में चेतन अपनी पत्नी रेणु और बेटी पूजा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चेतन के माता पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रेणु गांव के एक संपन्न व्यक्ति के घर में बर्तन धोने का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। गर्मी में शीतलपुर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचना आम बात थी, लेकिन इस साल की गर्मी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। तेज धूप और लू के कारण गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ गई थी। हर तरफ लू का कहर था। गांव के लोग सुबह से लेकर रात तक इस भयंकर गर्मी से परेशान थे। सूरज की तपिश ने सबको बेहाल कर रखा था। हे भगवान, ये कैसी घड़ी है? देख रहे हो चेतन, इस साल कितनी अधिक गर्मी और लू चल रही है। इतनी तेज धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे जल रहे हों। इतनी गर्मी में तो बाहर कदम रखना भी नहीं चाहती। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। सही कह रही हो रेणु, इस बार तो गर्मी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। सोचता हूँ हम जैसे गरीब लोग इसे कैसे सहन करेंगे। रेणु और चेतन आपस में चर्चा कर ही रहे थे, तभी पूजा अपने पिता से बोली, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाऊंगी। नहीं पूजा, बाहर बहुत गर्मी है। तुम अपनी माँ के पास घर पर रहो। पापा, मुझे भी आपके साथ खेत पर जाना है। मुझे काम देखना है और आपकी मदद करनी है। माँ से भी बोल दीजिए, प्लीज मुझे साथ ले चलो। पूजा बेटी, जिद मत करो। बाहर बहुत गर्मी है। अगर तुम बाहर जाओगी तो लू लग सकती है और फिर तुम्हारी दवाई का खर्चा उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। इस महीने की मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं इस हफ्ते का राशन कैसे पूरा होगा। तुम घर पर ही रहो, समझदारी इसी में है। रेणु, क्या घर का राशन खत्म हो गया है? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि राशन खत्म होने वाला है? चेतन, क्या बताऊं? मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार कैसे काम चलेगा। घर में आटा तो बस 2 दिन का बचा है। दाल भी खत्म हो चुकी है। सब्जियां पिछले हफ्ते से नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे दें तो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसे में पूजा अगर बीमार पड़ गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। चेतन की चिंता बढ़ती जा रही थी। गर्मी और लू ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वह रेणु और पूजा की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी पूजा ने मासूमियत से कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं, तो क्या हम खेत से कुछ खा सकते हैं? जैसे पिछले साल आपने बाजरे की रोटियां बनाकर लाए थे। बेटी, वो बाजरा अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है और इस भयंकर गर्मी और लू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। चेतन, मैं सोच रही थी क्या हम मुखिया जी से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, मुखिया जी से बात करनी चाहिए। अगर वो मदद कर दें तो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। पर मुखिया जी की मदद भी हर बार इतनी आसान नहीं होती। कभी-कभी उनकी मदद मिलने में वक्त लग जाता है और कभी वो मना भी कर सकते हैं। फिर भी हमें एक कोशिश तो करनी ही होगी। तभी तेज गर्म हवा का एक झोंका आया और दरवाजे की सांकल हिलने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग लू की तपिश को महसूस करने लगे। हे भगवान, ये गर्मी तो अब और बढ़ती जा रही है। न जाने आने वाली रात कितनी भयंकर होगी। हम सब इस लू से कैसे बचेंगे? सोचती हूँ अगर रात ऐसी रही तो हम सब क्या करेंगे? हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें साहस और मार्गदर्शन दो। अगली सुबह चेतन ने तय किया कि चाहे जो हो, वह मुखिया जी से मदद मांगने जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया।
उसने रेणु और पूजा को घर पर रहने के लिए कहा और खुद मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में चेतन मुखिया जी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, मुखिया जी, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लू के कारण कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चेतन, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। नहीं मुखिया जी, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, भीख नहीं मांगता। लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लू ने खेतों की फसल जला दी है। परिवार भूखा है, कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। चुप रहो। अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसीलिए यहां से चले जाओ। चेतन की यह बात सुनकर मुखिया को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहा, अरे सुनील, इसे यहां से बाहर कर दो और आगे से मेरे घर में इसे कदम भी न रखने देना। फिर मुखिया ने चेतन को धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब चेतन भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर आया, उसने देखा कि रेणु बिस्तर पर लेटी हुई थी और पूजा भी उनके पास बैठी हुई थी। पापा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, यह क्या हो गया? रेणु, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चेतन, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। यह भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारा और पूजा का साथ देने में असमर्थ हूँ। चेतन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रेणु का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, रेणु, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चेतन, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये झुलसाने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। प्लीज पूजा का ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस न होने देना। चेतन ने घबराकर रेणु की हालत देख पड़ोसियों को आवाज दी, पर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। चेतन, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको पूजा के लिए करो। उसे कभी भूखा और अकेला मत सोने देना। इतना कहकर रेणु की सांसें थम गई। वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रेणु, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो यह घर भी सूना होगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहकर चेतन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रही हूँ। प्लीज उठ जाओ। पापा, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटी, हम बुरे नहीं हैं। ये सब नियति का फैसला है। शायद हमने कभी कोई गलती की होगी जो अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। रेणु के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। चेतन और पूजा के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी रेणु की निशानी और उसकी जगह अब सिर्फ खाली पन्ने रह गए थे। चेतन रेणु की याद में कई रातों तक सो नहीं सका। पापा, माँ क्यों चली गई? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटी, माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वह ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। चेतन की आंखें यह कहते हुए फिर नम हो गईं। उसने पूजा को अपने सीने से लगाकर चुप कराया, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद टूटता जा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह चेतन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी गांव का सेठ नटवर लाल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और बोला, चेतन, 7 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो। अगर जल्द ही पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। सेठ की बातें सुनकर चेतन का चेहरा चिंता से भर गया। उसके माथे पर लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा,
सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। चेतन, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन है। अगर इस समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। सेठ का यह कहकर वहां से चले जाना चेतन के लिए किसी गहरे संकट से कम नहीं था। वह बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना होगा। उसकी नजरें बार बार अपनी बेटी पूजा पर जा रही थीं। दिन गुजरते गए और चेतन की चिंता बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन चेतन का पुराना दोस्त नंदू गांव वापस आया। नंदू और चेतन बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले नंदू रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वह चेतन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि चेतन गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अरे चेतन, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? फिर चेतन ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। सेठ के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर नंदू का दिल पिघल गया। वह तुरंत बोला, चेतन, तू फिक्र मत कर। दोस्त सिर्फ मदद करने के लिए होता है। यह ले, सारे पैसे लेकर जा और सेठ का कर्ज चुका दे। नंदू की यह बात सुनकर चेतन की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोला, नंदू भाई, तुमने आज मुझे और मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अगले दिन चेतन सेठ के घर गया और सारा कर्ज चुका दिया। सेठ हैरान हो गया, लेकिन उसने पैसे लेकर चेतन को कर्ज से मुक्त कर दिया। सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। अब हमारे और आपके बीच कोई लेन देन बाकी नहीं है। यह सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, इतने पैसे तेरे पास आए कहां से? पैसे कहीं से भी आए, पर आपके पैसे तो मिल गए ना। ये कहकर चेतन वहां से चला गया। वह कुछ ही दूर गया था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जो उसे परेशान देखकर बोली, वत्स, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा सा लग रहा है। मुझे पता है कि तुमने उसके लिए बहुत दुख और दर्द सहा है, लेकिन याद रखो, जीवन कभी थमता नहीं, इसे आगे बढ़ते रहना होता है। बूढ़ी महिला की बातें सुनकर चेतन भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से कहा, दादी, आप सही कह रही हैं। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। मैं अपनी बेटी पूजा के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए अपने थैले से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला। वह मटका साधारण नहीं था, उस पर कुछ रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये पवित्र मटका, इसे लेकर जाओ और अपने घर में भगवान के सामने रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें 7 दिनों तक इस मटके के पास बैठकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करनी होगी। चेतन ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और मटका हाथ में ले लिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। दादी, क्या सच में यह मटका मेरी मदद कर सकता है? क्या इससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी? बेटा, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज की कामना करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। अब जाओ और पूरे मन से प्रार्थना करो। चेतन ने दादी के पैर छुए और मटका लेकर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, पूजा दौड़कर उसके पास आई। पापा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। चेतन ने अपनी बेटी को गले से लगाया और धीरे से कहा, बेटी, चिंता मत कर, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। चेतन ने बूढ़ी दादी से मिले उस रहस्यमयी मटके को घर के छोटे से मंदिर में रखा और गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। चेतन ने पहले दिन मटके के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी पत्नी चली गई। मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन हालात मुझे हर दिन तोड़ रहे हैं। अगर यह मटका सच में कोई चमत्कार कर सकता है तो मेरी मदद करो। पूजा ने भी पापा के साथ प्रार्थना की। वह माँ को बहुत याद कर रही थी। रात को जब वह सोने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। चेतन ने उसे सीने से लगाया और बोला, बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। गांव में हालात और बिगड़ने लगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी।
और इधर सेठ नटवरलाल के आदमी चेतन को धमकाने बार बार आ रहे थे। 7 दिन तो बहुत दूर की बात है चेतन। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों बेच देंगे। चेतन का मन विचलित हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर यह मटका सिर्फ एक छलावा था। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना जारी रखी। चौथा दिन एक अजीब घटना हुई। रात के समय जब पूजा सो रही थी तो अचानक घर में तेज हवा चली। चेतन की नींद खुल गई। उसने देखा कि मटका हल्का सा चमक रहा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? वो मन ही मन सोचने लगा। तभी उसे रेणु की आवाज सुनाई दी। चेतन, हिम्मत मत हारो। ये मटका तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जो भी तुम्हें मिलेगा वह केवल तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण मिलेगा। अब चेतन चौंक गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव में एक नया अफवाह फैल गया था कि शीतलपुर के पास ही एक नई फैक्ट्री खुल रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। फिर चेतन ने सोचा, अगर मुझे वहां काम मिल जाए तो शायद मेरी मुश्किलें हल हो जाएं। लेकिन सेठ के आदमी उसे काम पर जाने से रोक सकते थे। फिर भी उसने तय किया कि वह आखिरी दिन तक इंतजार करेगा। आखिरी दिन चेतन ने मटके के सामने बैठकर कहा, हे भगवान, अगर यह मटका कोई जादू नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। मैं खुद अपनी मेहनत से हालात बदलूंगा, लेकिन मुझे बस एक मौका चाहिए। अरे चेतन, मैंने सुना कि सेठ तुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं शहर में एक अच्छे मालिक के लिए काम करता हूँ जो ईमानदार और दयालु है। तू चाहे तो मेरे साथ शहर चल सकता है। वहां तुझे अच्छा काम मिलेगा और पूजा की भी अच्छी परवरिश होगी। यह सुनकर चेतन की आंखें भर आईं। नंदू भाई, क्या यह सच है? हाँ भाई, लेकिन जल्दी करना होगा क्योंकि कल ही वहां मजदूरों की भर्ती हो रही है। चेतन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत पूजा को तैयार किया, घर के जरूरी सामान बांधे और मटके को उठाकर मंदिर में रख दिया। तुमने मुझे हिम्मत दी भगवान। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बदलूंगा। चेतन और पूजा ने गांव छोड़ दिया और शहर चले गए। वहां उसे एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संवरने लगी। पूजा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह अब अपनी माँ की तरह भूख और गरीबी से नहीं जूझ रही थी। एक दिन पूजा ने पापा से पूछा, पापा, वह मटका क्या सच में जादुई था? चेतन मुस्कुराया और बोला, बेटा, असली जादू हमारी मेहनत और विश्वास में होता है। मटका सिर्फ हमें यह याद दिलाने आया था कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं।